कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स सेमिस्टर 2 यूनिट 2। यूनिट 1 ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर दिया है। यूनिट 2 ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी 2000 क्या है, सब अलग अलग टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स हरियाली क्रांति, पढ़ा होगा आपने 12 कॉमर्स में, मगर क्यों जरूरत पड़ी, उसके पीछे रीजन क्या है तो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फूड प्रॉब्लम। इंडिया फेस सीरियस फूड क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स अकाल, कमी होना, इन द फॉर्म ऑफ फेमाइन ऑफ 1943, 1943 में जो भूखमरी के वजह से लाखों लोग मर गए थे। To bring about distribution of scarce food supply, the government introduced a restrictive system. Number two, the partitioning of country in 1947 further weakened India on the food front, as India received 82% of population, but only 75% of area under cereals and 69% of irrigated area। ने सीधा बताया आज़ादी के बाद भी प्रॉब्लम हुआ था कि भाई हमारे पास 82% पॉपुलेशन रह चुकी थी और खेती बाड़ी की जगह हमारे पास कम थी। West Punjab and Sindh were surplus area and used to supply 10 to 12 lakh ton of food every year to other states, while separation of Burma forced to India to import rice. The partition of country made India dependent on foreign country for wheat also. So Indian food problem is older than our इंडिपेंडेंस। सीधी सी बात है कि भाई मेन ये सब सिस्टम को लाने का गवर्नमेंट को एक्शन लेने की जरूरत क्यों पड़ी थी, ये सब पॉइंट बताया है। एक तो पार्टीशन, 1943 का वो अकाल, भूखमरी से मरना, अनाज की अछत होना, जितना माल चाहिए उतना माल का प्रोड्यूस ना होना, डिमांड ज़्यादा होना सप्लाई के कंपैरिजन में, तो ये सब कारण के वजह से फूड की प्रॉब्लम हमारे देश में दिखने लगी। After independence, many policy came into existence. Initially, the major concern of the government was to increase domestic supply। मेन मकसद गवर्नमेंट का ये था जितना हो सके उतना राष्ट्रीय तौर पे हमारा प्रोडक्शन फूड ग्रेन का इंक्रीज हो। In the half of 1950s and during 1960s, the major concern of government shifted to control food grain price। 1950-60s में क्या सोचा गया कि फूड ग्रेन की प्राइस को कंट्रोल भी करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस बढ़ती रहेगी, हर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सब लिमिटेशन थे, ये सब प्रॉब्लम्स थे जो हमको तकलीफ दे रहे थे। अब आया एक्सप्लेन इफेक्ट यानी इवेल्युएशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी की असर क्या हुई। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी NAS, याद रखना MCQ में आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAS? NAS का फुल फॉर्म होता है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। The effect of green revolution can be studied in 3 parts. Economic effect यानी आर्थिक तौर पे क्या असर हुआ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी का, प्लानिंग का। सोशियोलॉजिकल इफेक्ट, समाज पे क्या असर हुआ, एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट, वातावरण पे क्या असर हुआ। देखते हैं डिटेल में। तो सीधी बात है तो तुमने पढ़ा हुआ है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पहला तो सीधा है कि भाई नवी एग्रीकल्चर पॉलिसी के वजह से तुम्हारा जो खेती बाड़ी का उत्पादन था, प्रोडक्शन था, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। The first major effect on green revolution has been sharp rise in agriculture production. The result of implementation of new strategy
as measured by production of agriculture crop were immediate and miraculous. There was no more waiting involved. The result were very fruitful. यानी नवी स्ट्रेटेजी को अपनाने से आपको बहुत लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ा, आपको रिजल्ट तात्कालिक तौर पे दिखने मिले और आपका जो रिजल्ट भी हुआ फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है कि भाई लाभदायक, यानी आपके हक में था, आपके हित में था। However, this improvement is not equally shared by all crop, at least not in the initial stage। ये भी याद रखना कि हर क्रॉप के अंदर एक साथ इंप्रूवमेंट नहीं आ गया, सब में अलग अलग आया। The gain of green revolution were largely concerned by wheat crop only, to a very little extent by rice crop। याद रखना ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा जो असर दिखा था वो गेहूं में दिखा था। तो ये तो एडिशनल नॉलेज के लिए बात करता हूँ। इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को व्हीट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर गेहूं में दिखा था। Wheat recorded the highest increase in output। Output का मतलब production, rising from 23.8 million ton in 1970-71 to 47.95 million ton in 1985-86 and 62 million ton in 95-96। यानी देख लो कि 15 सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर 23 मिलियन टन से सीधा 62 मिलियन टन, यानी ऑलमोस्ट 3.5% तुम्हारे व्हीट में ग्रोथ हुआ था। याद रखना, ऑलमोस्ट शब्द को याद रखना। क्लियर? यानी क्या हुआ कि व्हीट जहां पे तुम पहले 23.8 मिलियन बनाते थे, उसके बदले 95-96 में वही जगह में तुम 62 मिलियन 62 मिलियन टन बनाने लगे। ये एमसीक्यू में याद रखना। ओवर द सेम पीरियड आउटपुट ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 42.2 मिलियन टू 80 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया। यानी जितना तुम 1970-71 के अंदर 42 मिलियन गेहूं चावल बनाते थे, राइस बनाते थे, उतनी ही जगह में अब 1995 में ये पॉलिसी अप्लाई करके आपका राइस का प्रोडक्शन हो गया 80 मिलियन टन। क्लियर? इन द सेकंड फेज द रिवॉल्यूशन is spread at least in part to other crop। शुरुआत में तो इस पे ही हुआ था चेंजेस व्हीट और राइस, मगर जैसे जैसे फेज बदलाते गए, समय चेंजेस आते गया, द प्रोडक्शन ऑफ अदर क्रॉप लाइक शुगर केन, गन्ना, जूट ऑल्सो रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। यानी पहले तो सिर्फ गेहूं पे और राइस पे ही देखा गया, मगर धीरे 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 दूसरे क्रॉप के ऊपर भी प्रोडक्शन बढ़ते गया। तो पहला इकोनॉमिक तौर पे फायदा ये हुआ कि आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादक करवानी क्षमता। सीधी सी बात है ना, प्रोडक्शन बढ़ गया, इसका मतलब उत्पादक करवानी क्षमता अपन बढ़ी। The increase in agriculture production has resulted from adoption of agriculture practice। By implication, the productivity of agriculture as measured in terms of, याद रखना productivity किसमें measure होती है? yield पर हेक्टर, यानी कितने हेक्टर में कितना माल तैयार होगा, also increased during the period। This is held out by data relating to index number of agriculture productivity, which is recorded to have by about 90%। देखो 1967 से 1998 के दरमियान 90% आपकी उत्पादक करवानी क्षमता है ना, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ। क्लियर? नंबर 3, सीधी बात है प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो सीधी बात है लोगों की आवक भी बढ़ेगी। तो देखो पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Capital technique of new agriculture strategy support to be also at the same time labor intensive। The new technology it is maintained is characterized by frequent application of water, fertilizer, insecticide, weeding, doubling crop, bigger crop, large volume of transportation, marketing and food processing। सीधा नवी टेक्नोलॉजी के आने की वजह से सब काम सिस्टमेटिक होने लगा।
This is expected to lead to increase income among landless laborer and farmer. तो कॉमन ये सब मॉडर्न टेक्निक आने के वजह से अच्छा काम होने लगा, तो ऑटोमेटिकली फार्मर की इनकम भी बढ़ने लगी. Apart from this, agriculture growth is highly correlated. यानी correlated means related, संबंध with the growth of other subsidiary subsidies, that is dairy, fishing, etc. also grow faster in the area of agriculture growth. It is expected that increase in employment in industry associated with agriculture in secondary and tertiary occupation involving carpenter, mason, furniture maker, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एक्सेट्रा. यानी सीधा क्या बताना चाहा है आपको, नवी पद्धति से इनकम तो बढ़ी मगर उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो एलाइड एक्टिविटी होती है जैसे फिशिंग है, फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्म है, इसका भी डेवलपमेंट हुआ. उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ी कि भाई ज्यादा लकड़ा बनेगा तो कारपेंटर को काम मिलेगा, बराबर मेसन को काम मिलेगा, फर्नीचर बनेंगे, एग्रीकल्चर के रिलेटेड इंडस्ट्री डेवलप होगी, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी. ये तुम्हारा हुआ इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी. अब जाते हैं सोशियोलॉजिकल इफेक्ट, समाज पे न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी या तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर क्या हुआ. There is no doubt that green revolution has increased the income level in rural sector, but there have been two discomfort feature. Discomfort का मतलब आवक तो बढ़ी मगर यहाँ पे जैसा होना चाहिए वैसा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हुआ. सोसाइटी पे इसके दो इफेक्ट हुए, दोनों दो डिस्कम्फर्ट यानी नेगेटिव हुए जाते. तो कौन से तो देखो, पहला ही आया पर्सनल इनइक्वालिटी. पर्सनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि ये एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी में जो अमीर फार्मर थे वो और अमीर होने लगे और जो लैंडलेस रेंट पे थे वो गरीब होने लगे. देखो देखते हैं, the green revolution has promoted inequality and increased the gap between rich and poor. Firstly, the modern technique is expensive in the sense that it offers a package approach to farmer. A farmer has to either accept all input of the package or he has to reject them. There is no compromise. सीधा कि मॉडर्न टेक्निक थी, महंगी थी. महंगी क्यों थी कि यहाँ पे सीधा था कि अगर आपको मॉडर्न टेक्निक से काम करना है, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी से काम करना है तो सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा. या तो तुम पूरी टेक्निक एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट कर दो, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे. The big farmer are in position to buy all these input. ने सब खरीदने की ताकत किसकी थी, बड़े फार्मर जो पैसे वाले थे. But small farmer are not in position to get financial assistance from agriculture operation from financial institution because they are in position to afford acceptable security. But small farmer are again denying this facility. सीधा ये कि भाई ये सब महंगी थी तो अमीर फार्मर कर सकते थे और गरीब फार्मर की बात होती तो बेसिकली जो लोन फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो फाइनेंशियल फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो इतनी अवेलेबल नहीं थी और उनके पास खुद की जमीन ना होने के कारण वो लोन भी नहीं ले सकते थे. इसका मतलब ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिली जो पैसे वाले थे. ये पहला पॉइंट हुआ. दूसरा पॉइंट देखो, सेकंड, द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर नॉलेज अबाउट इट एंड प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द सेम. It has not been specially trained for the purpose. Again here, the small farmer is loser as due to good contact, the big farmer can avail this service, but small farmer cannot. सीधा है कि भाई नवी टेक्नोलॉजी, केमिकल है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी, ये सब चीज के बारे में जानना जरूरी है ना. अगर आपके पास एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को चलाने का नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ली है, तो आप ये सिस्टम को अप्लाई नहीं कर सकते थे. क्लियर. तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया गरीब फार्मर के लिए. एंड थर्ड, द रिस्क इन दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई. रिस्क क्यों ज्यादा था कि अगर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट एनी स्टेज, अगर कोई भी स्टेज पे कुछ गलत हो गया छोटा मोटा
तो पूरा के पूरा फसल आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। द अंडर सप्लाई और ओवर सप्लाई ऑफ मोटर में स्पेल डिजास्टर फॉर अ फार्मर। ये तुम पढ़ोगे डिजास्टर क्या है। क्लियर, समझ में आया कि ये तुम्हारा पहला पॉइंट हुआ सोसाइटी पे के पर्सनल इनइक्वालिटी बढ़ी। दूसरा आता है रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि ये न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। Another negative effect of green revolution has been that it has promoted regional inequality. This is conferred by comparison of statewide growth rate. The main reason of differential rate have been followed. Number one, different in available of water and irrigation facility. पानी और सिंचाई की फैसिलिटी हर स्टेट में नहीं थी, तो जो स्टेट में थी वो स्टेट में ये चीज अप्लाई हुई। जो स्टेट में नहीं थी वहाँ पे न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं कर सकती। वो पानी की फैसिलिटी नहीं है आपके पास, सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है। नंबर टू, डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर भी अलग अलग वातावरण के हिसाब से होते थे, जगह के हिसाब से होते थे, जमीन की फर्टिलिटी के हिसाब से होते थे। नंबर थ्री, डिफरेंशियल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट HYV स्पेलिंग फुल फॉर्म लिख लो, HYE हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई HIGH, YIELDING yielding, VARIETY variety seed and imports. Number three, difference in available of variety of seed and pesticide and fertilizer, and अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर और केमिकल अवेलेबल थे। डिफरेंस इन एटीट्यूड ऑफ फार्मर टूवर्ड रिस्क। फार्मर को रिस्क लेने में डर लगता था, अनिश्चितता से डर लगता था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एरिया के भाई जो विस्तार था वो भी अलग अलग था। इसका मतलब यही हुआ कि भाई इसका फायदा खाली कौन से स्टेट को हुआ, जैसे स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इनको एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि इनके पास वाटर फैसिलिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी है एंड एवरीथिंग। क्लियर। एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल इफेक्ट। वातावरण पे क्या फर्क पड़ा, तो पहला ही पॉइंट आता है डिफोरेस्टेशन, झाड़ काटने लगे लोग। क्यों? The ecological negligence in the form of cutting forests had lead to not mainly to loss of top and intensity of flood, but also settling of reservoir with result that irrigation is been endangered। यानी क्या करा लोगों ने, खेती बाड़ी करने के लिए या तो केमिकल डालने के वजह से जो लोगों ने क्या करने लगा, झाड़ काटने लगे, इरिगेशन फैसिलिटी खराब होने लगी, वो जमीन की जो उत्पादन करने की क्षमता है, जो उसकी फर्टिलिटी पावर है, उसका जो रिजोर्व है, जिसका जो रिजीवियर है, वो खत्म होने लगा, खतरे में आने लगा। पॉइंट नंबर टू, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि तुम हद से ज्यादा तुम केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका नेगेटिव इफेक्ट देखना मिलेगा। आपकी जमीन की उत्पादन करवानी क्षमता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्लियर। ये तुम्हारा था पहला क्वेश्चन, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के असर क्या है। अब जाते हैं न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। याद रखना वो पढ़ी वो 1960s की थी। अब पढ़ेंगे न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announced न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑन 28 जुलाई 2000। कब? एमसीक्यू में आ सकता 28 जुलाई 2000। इसके लिए इसको एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बोलते, इसको न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी बोलते हैं। अब कौन से मकसद से ये पॉलिसी अनाउंस हुई? द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आर, नंबर वन, अ ग्रोथ रेट इन एक्सेस ऑफ 4% इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 4% से ज्यादा खेती बाड़ी में ग्रोथ करना है। ग्रोथ बेस्ड ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, वाटर, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी। यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज है, पदार्थ, उसका एफिशिएंट इस्तेमाल करें ताकि उत्पादक ज्यादा देखने मिले। ग्रोथ विथ इक्वालिटी, भेदभाव ना हो, इक्वालिटी हो, डेवलपमेंट हो। ग्रोथ इज डिमांड ड्राइवन। डिमांड ड्राइवन का मतलब तुम इस प्रकार माल बनाओ ताकि तुम्हारे प्रोडक्ट की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डोमेस्टिक तौर पे डिमांड पूरी हो सके और फार्मरों को उनको भरपाई जितना उन्होंने काम करा है बदले में मिले। एंड ग्रोथ इज सस्टेनेबल, यानी ग्रोथ ऐसा होना चाहिए कि इसका टेक्नोलॉजिकल
अच्छा इस्तेमाल हो, वातावरण पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो और आर्थिक तौर पे सबको फायदा हो। ये 4-5 मकसद के वजह से गवर्नमेंट ने 28 जुलाई 2000 को न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी को अनाउंस किया था। अब इसके लक्षण क्या थे तो उसको तुम अपनी लैंग्वेज में ही लिख सकते हो। क्रिएशन ऑफ कैपिटल, फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जितना हो सके उतना देश में पैसों का सर्कुलेशन बढ़े, लोगों की आर्थिक व्यवस्था बढ़नी चाहिए। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन्वाइटेड इन एग्रीकल्चर इन द एरिया ऑफ रिसर्च, पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग। ये मकसद फीचर इसका ये भी था, ये बेनिफिट कि भाई प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने ये चीज के लिए ओपन करा कि आप आओ, खेडूतों को रिसर्च करने में मदद करो, खेडूतों को सिंचाई करने में मदद करो, उनके माल की मार्केटिंग करने में मदद करो, तो प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने लगे। नंबर 3, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर मार्केट शुड बी लिबरलाइज। सीडीए के राष्ट्र के तौर पे जो भी हमारा खेती बाड़ी का, अनाज का, सब्जी का मार्केट है वो लिबरल होने चाहिए, यानी ऐसे होने चाहिए कि फार्मर लोगों ने जो मेहनत करी है उनको उसके मेहनत के बदले में मेहनताना मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, restriction of movement of agriculture commodity throughout the country progressively dismantled। यानी एग्रीकल्चर का जो मूवमेंट है वो सही तरीके से होना चाहिए, खेती बाड़ी अनाज का। क्लियर। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन कंट्रोल फार्मिंग एंड मीन लीजिंग, यानी कॉमन है, खरीद सकते हो, वो लोग पैसे वाले हैं, तो भाई प्राइवेट वालों को भी इस्टेब्लिश किया कि भाई तुम फार्मिंग पे ध्यान दे सको, उनको ध्यान दो, उनको भाड़े पे जगह दो, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, पैसों से मदद करो, उनको ऑयल सीड कॉटन ये सब प्रोडक्ट बनाने में मदद करो, उनको रिसर्च करने में मदद करो, उनको मार्केटिंग करने में मदद करो। क्लियर। कवर्ड ऑफ फ्यूचर मार्केट टू मिनिमाइज प्राइस फ्लक्चुएशन, जितना हो सके उतना मार्केट में प्राइस का फ्लक्चुएशन कम होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड डेयरी, ये तो कॉमन है, अपना आगे पढ़ा के जैसे जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा ऐसे ऐसे ये सब सेक्टर भी डेवलप होंगे जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, जिसको एलाइड बोलते हैं। फिर पॉइंट नंबर 8, एक्साइज ड्यूटी इन मशीनरी, इम्प्लीमेंट, फर्टिलाइजर शुड रिमूव, यानी जो गवर्नमेंट खेती बाड़ी के जो मशीन होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगाती है, ड्यूटी लगाती है, वो खत्म कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए। एग्रीकल्चर शुड आउटसाइड टैक्स कलेक्शन, ये तो तुम आगे SYB को में पढ़ोगे कि अकॉर्डिंग टू से इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स पे करना नहीं है। नंबर 10, प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल ऑफ रूरल क्रेडिट, ये तुम पढ़ोगे यही यूनिट पर पढ़ोगे कि गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि भाई डेवलपमेंट करने के लिए फार्मरों को, गरीब फार्मरों को लोन, सब्सिडाइज लोन ये सब प्रोवाइड करो, यानी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। क्लियर। ये तुम्हारा था न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। क्लियर। अब हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। याद रखना है पूरा टॉपिक, पूरा क्वेश्चन, पूरा मीनिंग, पूरा सब कुछ अलग है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, कवर हो जाएगा। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस्ड ऑन फॉलोइंग एक्सपेक्ट। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू क्रॉप एंड फ्यू रीजन। हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो असर हुआ था वो ज्यादातर गेहूं पे हुआ था और पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे विस्तार में हुआ था, महाराष्ट्र में। बीच इरिगेशन फैसिलिटी एंड क्रेडिट फैसिलिटी। फर्दर ये भी पढ़ा था इट बेनिफिटेड टू रिच फार्मर, अमीर फार्मर थे जो पैसे वाले थे उनको ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पॉलिसी या तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा हुआ। फर्दर देर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोटीन बेस्ड फूड रेदर देन सिंपल सीजन। जैसे जैसे समय चेंज होते गया तो लोग पौष्टिक आहार मांगने लगे, भाई प्रोटीन वाला फूड चाहिए, खाली गेहूं से काम नहीं चलेगा। तो ये सब कारण की वजह से लगा कि भाई अब वापस से एग्रीकल्चर के अंदर कोई पॉलिसी आनी चाहिए, कोई रिवॉल्यूशन आना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा।
देखो, द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकस ऑन फॉलोइंग एस्पेक्ट. नंबर वन, द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन स्प्रेड टू पल्स, दाल, ऑयल एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट है, क्रॉप है, मसाले, स्पाइसेस मीन्स मसाले. इट ऑल्सो इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट है, फीचर, यानी ये सब चीज ग्रीन रिवॉल्यूशन में नहीं हुई थी, फर्स्ट रिवॉल्यूशन में. वहां पे ज्यादातर किसमें हुआ था, गाँव, फिर जैसे जैसे समय बदला है, राइस, शुगर के लिमिटेड था, अमीर फार्मर तक था. तो इसके अंदर मकसद यही था कि सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन पल्सीज में हो, ऑयल में हो, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, प्लांटेशन हो, एनिमल हस्बेंड्री, सब में. इट शुड स्प्रेड टू वेरियस रीजन, पर्टिकुलरली बैकवर्ड एरिया में. कॉमन है वो जो हुआ था वो सिर्फ डेवलप एरिया में हुआ था. तो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन के पीछे बेसिक मोटो यही था कि जो बैकवर्ड एरिया है, जो नॉन इरिगेटेड एरिया है, वहां पे भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए. नंबर थ्री, ड्राई लैंड फार्मिंग शुड बी डेवलप. ड्राई लैंड का मतलब कम पानी पे भी खेती हो सके, ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करो. जैसे पल्स एंड ऑयल सीड आर रिलेटिवली लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप एंड दे कैन बी रेज इन ड्राई लैंड. तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो पल्स होते हैं, जो ऑयल सीड होते हैं, जैसे मूंगफली ने, वो सब में पानी की जरूरत कम पड़ती है. तो भाई जहाँ पानी कम है वहाँ ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करो, ऐसे प्रोडक्शन करो. Number four, it should focus on sufficient production of pulses because pulses are the rich protein food for vegetarian. It helps the country to reduce poverty and depthness. सीधी बात है कि भाई इंडिया के अंदर वेजिटेरियन लोग हैं, न पल्स वो है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है. तो भाई प्रोटीन रिलेटेड फूड को एस्टैब्लिश करो, प्रोड्यूस करो. नंबर फाइव, इट शुड फोकस ऑन प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर का मतलब चाय, कॉफी, रबर, मसाले, वेजिटेबल, मेडिकल प्लांट, फ्लावर इन हिली स्लोप एरिया, वहाँ पे ये सब बनते, तो वहाँ पे इसका पर ध्यान दो. नंबर सिक्स, इट शुड यूज स्प्रिंकलर. स्प्रिंकलर का मतलब पानी डालने का मशीन आता है. एंड ड्रॉप इरिगेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर. इट शुड टेक द बेनिफिट ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट एंड चेक डैम. अगर जहाँ पानी नहीं है तो वहाँ डैम बना के तुम नदी तैयार करके, डैम तैयार करके पानी का मैनेजमेंट करो. क्लियर. पॉइंट नंबर सेवन, देयर शुड बी डिफरेंट एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट रीजन. सीधी सी बात है, हर रीजन अपनी फर्टिलिटी में, प्रोडक्टिविटी में, सॉइल के अंदर अलग अलग होते हैं. तो हर जगह के लिए अलग तरीके का तुम्हारा मैनेजमेंट, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होना जरूरी है. बिकॉज इट डिपेंड अपॉन क्लाइमेटिक में, जैसा वातावरण, जैसी सिचुएशन, वो हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी है. पॉइंट नंबर एट, देयर शुड बी लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग. उत्पादक और उत्पादक के बाद जब फसल सिंचाई की जाती है, कटिंग की जाती है, तो उसके बीच में कंप्लीट होना चाहिए. इट मींस लैब टू लैंड डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी यूज, कि भाई बचत कैसी करी जाए, वेस्टेज कैसा कम करे जाए, अच्छा कैसा करे जाए. नंबर नाइन, देयर शुड बी इम्प्रूव्ड इन स्टोरेज. या भाई स्टोरेज फैसिलिटी मीन्स गोडाउन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए. इससे क्या होगा कि फार्मर माल बेचने के बजाय खुद ही संभाल के रखे और जब उसकी अच्छी कीमत मिले उसको मार्केट में बेच के कमा सके. देयर शुड बी लिंक बिटवीन फार्म गेट एंड कंज्यूमर गेट, जिसको अपने बोलते हैं बाजार, मंडी. देयर शुड बी फोकस ऑन डेयरी प्रोडक्ट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट बिकॉज इट इम्प्रूव फार्मर इनकम. क्यों? क्योंकि कॉमन है, सच फूड आर न्यूट्रिशियस फॉर कंज्यूमर. डेयरी प्रोडक्ट ले लो, पोल्ट्री प्रोडक्ट ले लो, ये कंज्यूमर के लिए ज्यादा इस्तेमाल है. कंज्यूमर, इसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन मिलता है. तो फार्मर को ये चीज पे भी ध्यान देना है, तो उससे वजह से भी इनकी इनकम इंक्रीज हो सकती है. क्लियर. नंबर 13, देयर शुड बी द एनकरेजमेंट ऑफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का मतलब इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड एंड यूज ऑफ हर्बल, यानी केमिकल, पेस्टिसाइड अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, हर्ब का इस्तेमाल करना, दवाइयों का इस्तेमाल करना, और जितना हो सके उतनी क्वालिटी की सीड की क्वालिटी, बीज की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करो, क्योंकि जितना अच्छा बीज होगा उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा. नंबर 14, देयर शुड बी एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू एनिमल हस्बेंडरी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक का मतलब जानवरों का स्टॉक.
याद रखना, लाइव स्टॉक मीन्स घेटे, बकरे, ऊंट, जो पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। तो भाई वही बताया कि भाई एनिमल हस्बेंड्री के अंदर अगर तुम ये धंधे में हो, ये काम करते हो, इसके ऊपर डीलिंग करते हो, ये रिलेटेड एक्टिविटी में हो, तो तुमको ये चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि एनिमल हस्बेंड्री में साइंटिफिक मेथड से ही काम करो। क्लियर। अब देखो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट क्या बोलती है। तो ये आपने 12 कॉमर्स में पढ़ी थी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट वापस देखते हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर इन February 2004। 2004 में उन्होंने कमीशन को, नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर को क्या रिपोर्ट दी थी। नंबर 1, soil health enhancement in improving organic matter and macronutrient content and physics and microbiology of soil। यानी जितना हो सके उतना जमीन की सोइल के ऊपर सही तरीके से रिसर्च करो, इम्प्रूव करो, ऑर्गेनिक करो, ताकि जमीन की फर्टिलिटी बनी रहे। नंबर 2, वाटर हार्वेस्टिंग एंड सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल वेज ऑफ वाटर। यानी पानी का सही इस्तेमाल करो, जितना जरूरत है उतना ही करो, वेस्टेज मत करो। नंबर 3, एसेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट एंड क्रॉप लाइफ इंश्योरेंस रिफॉर्म। जितना हो सके तो भाई फार्मर को क्रेडिट प्रोवाइड करो, लोन प्रोवाइड करो, ना क्रॉप का इंश्योरेंस दो। क्यों? क्योंकि भाई अगर खराब हो गया तो फार्मर को तो कोई इनकम का सोर्स बचेगा ही नहीं, उसने तो पूरी जमा पूंजी लगा दी है। तो क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इसके बारे में सोचा जाए, रिफॉर्म लाया जाए, चेंजेस लाया जाए। पॉइंट नंबर 4, डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी। जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। एंड पॉइंट नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जैसे दूसरे प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, इसी तरह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग एग्रीकल्चर का भी करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिजास्टर मैनेजमेंट से कंटिन्यू करेंगे।